नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आप सबको नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं YouTube परिवार में, आपके अपने में। और एक नई वीडियो, नए कंसेप्ट और नए अध्याय के साथ आपके समक्ष। संविधान आप पढ़ रहे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है अपने आप पर भी और आप पर भी कि संविधान क्लास आप पसंद कर रहे होंगे। संविधान एक बार ऐसे पढ़ लेंगे कि अगर आप मेरी वीडियो को बार बार देखते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आज की जो वीडियो है वो संविधान की प्रस्तावना के लिए है। संविधान की प्रस्तावना, ये प्रिएम्बल, द प्रिएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना केवल संविधान में नहीं होती बच्चों, प्रस्तावना केवल संविधान का ही अंग नहीं है। सभी अधिनियम जो बनते हैं, हमारे जो कानून बनते हैं, जो अधिनियम बनते हैं, उनकी भी प्रस्तावना होती है। तो प्रस्तावना केवल संविधान में ही नहीं होती बल्कि अधिनियमों में और जो नियम बनते हैं, जो कानून बनते हैं, उनकी भी प्रस्तावना होती है। आप उठाकर देख लीजिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 प्रस्तावना दी हुई है। आरटीआई अधिनियम 2005 देख लीजिए आप, प्रस्तावना उसकी पहले होगी, पहले पेज पे हमेशा उसकी प्रस्तावना मिलेगी। प्रस्तावना किसी भी विषय का एक सार होता है, एक उसका बिल्कुल सार तत्व होता है। हम आगे क्या लिख रहे हैं, अधिनियम में हम आगे क्या बताएंगे, हमारे संविधान में हम आगे क्या बताएंगे, इन सब बातों का उल्लेख जो होता है वो हमारी प्रस्तावना में होता है। किसमें होता है? प्रस्तावना में। खैर, तो ये तो आपकी बात प्रस्तावना की एक सामान्य सी। अब जो संविधान की प्रस्तावना वो हम देखते हैं। संविधान हम लोग देख चुके हैं, संविधान किसको बोलते हैं, पहला संविधान किस देश का था, कब अपनाया गया था। तो जाहिर सी बात है, जिस देश में पहला संविधान अपनाया गया उसी देश के संविधान में सबसे पहले बच्चों प्रस्तावना भी आई थी। और संविधान कहां का था? वो संविधान बच्चों आप जानते हैं यूएसए का था। कहां का था? यूएसए का। तो यूएसए के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना भी शामिल करी गई थी। तो हमने प्रस्तावना की जो अवधारणा ली वो कहां से ली? यूएसए से ली है। प्रस्तावना की जो भाषा है बच्चों, जो भाषा है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया की है। भाषा कहां की है बच्चों? भाषा ऑस्ट्रेलिया की है। कुछ शब्द ऐसे हैं जहां जो अलग अलग जगह से लिए गए हैं, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे एक साथ। खैर, प्रस्तावना क्या है बताता हूं आपको। प्रस्तावना किसी भी अधिनियम, किसी भी संविधान का वो भाग होती है, वो हिस्सा होती है जिसमें हम उस अधिनियम, उस संविधान के बारे में क्या लिख रहे हैं, हमारे संविधान की प्रकृति क्या होगी, हमारे संविधान का नेचर क्या होगा, हमारा संविधान कैसे काम करेगा, उसका मूल उद्देश्य क्या है, ये सब हम प्रस्तावना में लिखते हैं। हमारी प्रस्तावना को जो एक विद्वान हुए, बहुत बड़े वकील, पालकी वाला, कौन हुए? पालकी वाला। पालकी वाला ने हमारी संविधान को क्या कहा बच्चों? पालकी वाला ने हमारे संविधान का परिचय पत्र कहा है। कई बातें हैं जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, वो सब हम क्रम से बताते चलेंगे आपको। एम पालकी वाला ने कहा कि हमारी जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का परिचय पत्र है। हमारे संविधान सभा के लोग किस तरह का संविधान बनाना चाहते थे, उसमें क्या उद्देश्य शामिल करना चाहते थे, वो सब बातें हमारे संविधान सभा के लोगों ने हमारी प्रस्तावना में लिख दी है। अब हमारी प्रस्तावना का स्रोत क्या है, कहां से प्रस्तावना आई है? हमारी प्रस्तावना का स्रोत एक तो ध्यान रखना बच्चों, 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक में जो नेहरू प्रस्ताव था, जो पंडित नेहरू ने जो प्रस्ताव रखा था, जिसे हम बच्चों आप जानते हैं क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बच्चों उद्देशिका प्रस्ताव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका प्रस्ताव। उद्देशिका प्रस्ताव भी कहते हैं उसको। एक तो वो स्रोत है, दूसरा स्रोत अमेरिकी संविधान, और तीसरा स्रोत बच्चों ऑस्ट्रेलिया है। ये तीनों ही हमारी प्रस्तावना के आधार रहे हैं।
हमारी प्रस्तावना जो संविधान का अंग माना गया केशवन बनाम भारत संघ के मामले में, उससे पहले प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था। ठीक, पहले देखिए आप, हमारा स्रोत क्या है? उद्देशिका प्रस्ताव। वास्तव में जो उद्देशिका पंडित नेहरू ने तीसरी बैठक में रखी थी, जो नई दिल्ली में हुआ था, तीसरी बैठक, जो तीनों बैठक शुरू में नई दिल्ली में ही हुई, सारी बैठकें अधिकतर नई दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में ही हुई है बैठ के, तो वही हुई थी, उसमें उद्देशिका प्रस्ताव रखा गया था। तीसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे बताइए आप, मालूम है आपको? संविधान सभा की तीसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे? घबरा गए है ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही तो अध्यक्ष थे। खैर, उद्देशिका प्रस्ताव ही प्रस्तावना बना। ठीक, एक तो ये बात रखो। पालकी वाला ने क्या कहा? परिचय पत्र कहा। के.एम. मुंशी हुए। के.एम. मुंशी, मैंने बताया था आपको कि संविधान सभा में एक समाजवादी दल के नेता थे। के.एम. मुंशी ने बहुत चर्चा की संविधान सभा के अंदर। उन्होंने हमारी प्रस्तावना को हमारे संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री कहा। किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। यह आप जरूर लिख लीजिएगा। पालकी वाला ने कहा था राजनीतिक पत्र। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था कि जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारी राजनीतिक नहीं होता है, राजनीतिक होता है, राजनीतिक जन्मपत्री है। राजनीतिक जन्मपत्री है। किसने कहा था? ये के.एम. मुंशी ने कहा था, हमारी राजनीतिक जन्मपत्री है। एक हुए सुभाष कश्यप की पुस्तक रखी है। सुभाष कश्यप एक बहुत बड़े संविधानविद हुए हैं। पुस्तक क्या आती है उनकी बच्चों? हमारी संसद और हमारा संविधान करके। बहुत दिन से वो किताब चल रही है, अब बहुत ही अच्छी किताब है दोनों ही। उनमें सुभाष कश्यप जी ने प्रस्तावना को कहा है कि संविधान अगर हमारा शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। अगर संविधान हमारा शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। देखिए आप, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर एक भौतिक वस्तु बनकर रह जाता है, कोई औकात उसकी नहीं रह जाती। तो अगर प्रस्तावना इसका मतलब निकल जाए संविधान से, तो क्या हमारा संविधान मृत हो जाएगा? ये सुभाष कश्यप जी ने प्रस्तावना की जो महत्वपूर्ण स्थिति है, जो महत्व है प्रस्तावना का, उसके बारे में टिप्पणी की है कि संविधान अगर हमारा शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ठीक, एक तो ये बात। प्रस्तावना के बारे में कई बातें चलती हैं कि प्रस्तावना वास्तव में होती क्या है। प्रस्तावना मैंने आपको बताया एक परिचय पत्र है। जब आप कोई निबंध लिखते हो तो पहले क्या लिखते हो आप? प्रस्तावना लिखते हो। मान लिया आपको गांधी बनाम लेनिन या पर्यावरण, आतंकवाद के ऊपर कोई निबंध लिखना है, तो आप पहले क्या लिखिएगा? पहले आप प्रस्तावना लिखिएगा, है ना? पहले क्या लिखा? प्रस्तावना कि भाई ये हम आगे लिखने जा रहे हैं। तो एक परिचय पत्र हुआ, जो पालकी वाला की बिल्कुल सही बात है, हकीकत एक परिचय पत्र है। अच्छा, अब जो प्रस्तावना के बारे में जो तथ्य हैं वो देखिए आप। 1960 का एक बेरूबारी मामला है। बेरूबादी बनाम भारत संघ, ये जानते होंगे आप इस केस को? बेरूबादी भी बोलते हैं, बेरूबारी भी बोलते हैं। बेरूबारी मामला मतलब मुकदमा है एक, जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला गया था। ये बेरूबारी जानते आप क्या था? ये बेरूबारी एक जगह का नाम था, ठीक ना, बंगाल में। वो जगह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था कि क्या अनुच्छेद 2 ये कहता है कि यदि कोई भारत का कोई क्षेत्र हम दूसरे देश को दे दें या दूसरे देश का क्षेत्र भारत में शामिल करें, क्या उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है? क्योंकि भाग 2 और भाग 3 के बारे में यह कहा गया है। अनुच्छेद 4 वो भाग 2 अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बारे में यह कहा गया है अनुच्छेद 4 में कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किए गए परिवर्तन संसद के द्वारा संशोधन नहीं माने जाएंगे। यानी नया राज्य बनाना हो, राज्य की सीमा बदलनी हो, राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य का भारत में प्रवेश करना हो, तो वो चीज अनुच्छेद 4 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाता। ये बात थी 1960 तक। लेकिन 1960 जो बेरूबाड़ी एक जगह का नाम था, उसके नाम से केस चला था भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। तो इस
केस में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 2 के तहत यदि हम कोई विदेशी क्षेत्र भारत में शामिल कर रहे हैं या कोई अपनी भूमि किसी दूसरे देश को दे रहे हैं तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है। अगर देश के अंदर नया राज्य बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश काट के उत्तराखंड बनाया गया, आंध्र प्रदेश काट के तेलंगाना बनाया गया, अगर भारत की सीमाओं के अंदर हम नया राज्य बना रहे हैं या राज्य का नाम बदल रहे हैं तो उसके लिए संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर हम अपना क्षेत्र किसी देश को दे रहे हैं या उसका कोई क्षेत्र ले रहे हैं तो संसद में संशोधन करना अनिवार्य है, यानी संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा। जानते हैं इसके प्रमाण? जब सिक्किम को भारत में शामिल किया गया तो 35वां और 36वां संशोधन किए गए थे। अभी 100वां संशोधन किया गया था। जानते हो आप 100वां किसके लिए है? 100वां संशोधन जानते हो आप? 100वां संशोधन किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बस्तियों का आदान प्रदान हुआ है। कुछ बस्तियां हमने बांग्लादेश को दी हैं और कुछ उसके गांव, उसकी बस्तियां हमने ली हैं, ताकि जो सीमा है, रेड क्लिफ जो रेखा है, उसका सही से निर्धारण हो सके। ठीक है बच्चों, तो जो इसके लिए 100वां संशोधन किया गया है। लेकिन जब उत्तराखंड बना, क्या संशोधन हुआ था? नहीं। तेलंगाना बना, हुआ नहीं। क्योंकि देश के अंदर अगर कोई काम किया जाता है या राज्य को छोटा बड़ा किया जाता है तो उसके लिए संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। इसी केस में 59 के केस में ही, बेरुबाड़ी में ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। बस यहीं से मामला बनना शुरू हुआ, यानी बिगड़ना शुरू हो गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो फिर क्या है भाई? अंग नहीं है तो बताइएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वास्तव में प्रस्तावना जो है हमारे संविधान सभा के जो लोग थे उनके मस्तिष्क की कुंजी है, उनके मस्तिष्क की कुंजी है। उसी केस में कहा गया बेरुबाड़ी में ही कि यदि संविधान की व्याख्या करते समय किसी शब्द को लेकर, कोई किसी प्रावधान को लेकर कोई अस्पष्टता हो, कोई विरोधाभास हो, कोई विवाद हो, तो ये जो प्रस्तावना है हमारे लिए एक प्रकार से प्रकाश स्तंभ का काम करती है, यानी हमारी कुंजी है। ये क्या है? एक प्रकार की प्रस्तावना कुंजी है, लेकिन ये संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि संविधान बनने के बाद इसको जोड़ा गया है। और जो संविधान लिखा वो संविधान सभा ने लिखा, और जो प्रस्तावना थी बच्चों वो नेहरू के दिमाग की उपज थी। वो नेहरू प्रस्ताव बोलते हैं। हालांकि उसमें केवल नेहरू की ही विचारधारा नहीं थी, उसमें संविधान सभा के लोगों की विचारधारा थी, लेकिन उसको नेहरू प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो नेहरू ने वो प्रस्ताव रखा था। तो संविधान सभा के लोगों की उसमें भी थी, लेकिन तब तक संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। वो शुरू हुई है इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद। जो उद्देश्य का प्रस्ताव था उसको हमने 22 मार्च 1947 को स्वीकार किया था। उसके बाद फिर हमारी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, बल्कि प्रस्तावना संविधान सभा के लोगों के मस्तिष्क की कुंजी है। और प्रस्तावना इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर हमें संविधान की व्याख्या करनी होती है और कोई मामला उठकर आता है तो हमको प्रस्तावना देखनी होती है, पर यह संविधान का अंग नहीं है। हम इसके आधार पर संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, इसको अंग नहीं माना गया था। किस मामले में? बेरुबाड़ी बनाम भारत संघ के मामले में। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब जो नया मामला है वो मामला है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा आप, बेरुबाड़ी बनाम भारत संघ कब का है? ठीक, वो मामला है बच्चों 1973 का, 1973 का। क्या नाम है उस मामले का? नाम है केशवानंद भारती। मुझे लगता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस मुकदमे का निर्णय 24 अप्रैल को आया था 1973 को, और 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। उसी दिन ये निर्णय भी आया था। केशवानंद कौन थे? अभी तो इनकी मृत्यु हुई कुछ दिन पहले कोरोना के काल में। ये एक साधु थे, संत थे, मतलब शंकराचार्य उसी तरह के एक साधु थे जो एक आश्रम में रहा करते थे केरल के अंदर, केशवानंद। तो उन्होंने अपनी जमीन के लिए, कुछ समस्या थी उस समय जमीन की, उस भूमि के विवाद को लेकर
एक केस दायर किया था मौलिक अधिकार को लेकर, तो वो केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उस केस को केशवानंद भारती बनाम केलाजे नाम दिया गया था। और जो इतना एम पालकी वाला, ये उनके वकील थे, केशवानंद भारती के, जिन्होंने जन्मपत्री कहा था, ये उनके कौन थे? वकील थे। देखिए आप, तो केशवानंद भारती एक व्यक्ति का नाम है, जो एक संत थे, ठीक ना, एक साधु थे, जैसे शंकराचार्य, उसी तरह के साधु थे। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। भारत का आधारभूत ढांचा क्या है, क्या ये, और जानते हैं आप सबसे बड़ी बेंच बैठी थी इसमें, 13 जजों की बेंच बैठी थी, इससे बड़ी बेंच आज तक भारत में नहीं बैठी है। जो इसमें निर्णय दिए गए थे, अगर उन निर्णय को पलटना है, उन निर्णय को बदलना है, तो बच्चों इसे बड़ी बेंच बैठेगी, इससे बड़ी बेंच बैठेगी, तब जाके इसमें दिए गए मामलों को बदला जा सकता है। ये संविधान का वो होता है, प्रावधान है इस तरह का, कि अगर कोई बेंच निर्णय देती है तो उस बेंच के निर्णय को उससे बड़ी बेंच में ही चुनौती दी जा सकती है, छोटी बेंच में या उस बेंच में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस मामले में बहुत सारी व्याख्या संविधान की करी है सुप्रीम कोर्ट ने, कि क्या संसद संविधान में कहीं भी जो चाहे संशोधन कर सकती है, संशोधन करने का अधिकार वास्तव में क्या संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत विधि है या विधि नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीजें बताई। संविधान का मौलिक ढांचा बता, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, वो सब बताया। संसद के अधिकार क्या है, वो सब बताए। उन मामले आगे जैसे संविधान चलेगा तो उन मामलों को हम आगे आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बातें नहीं हो सकती हैं। इस मामले में जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो इस मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया, अभिन्न अंग नहीं, अभिन्न अंग माना गया। एसआर बॉम्बई वाले मामले में, एसआर बॉम्बई मामला 1993 का है, उसमें माना गया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अभिन्न होना और अंग होने में अंतर होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, लोकसभा संसद का अभिन्न अंग नहीं है, वो केवल संसद का अंग है। मैंने बताया ना आपको कि संविधान शब्दों के खेल पर टिका हुआ है, शब्दों की व्याख्या कैसे करनी है इस बात पर टिका हुआ है। याद रहेगी बच्चों। देखिए आप, तो अंग बताया प्रस्तावना की संविधान का अंग है, जैसे कि अन्य भाग हैं संविधान के, उसी प्रकार से प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। और संसद चाहे तो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, ठीक ना, संसद चाहे तो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, क्योंकि प्रस्तावना भी अन्य प्रावधानों की तरह संविधान का एक अंग है। क्या है? एक अंग है। किस केस में कहा? केशवानंद भारती के केस में कहा कि यह भी क्या है? एक अंग है। अंग है लेकिन न्याय योग्य नहीं है, यह भी कही बात। क्या कही? न्याय योग्य नहीं है। यह पूछा गया क्वेश्चन है, यानी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। हम प्रस्तावना के प्रावधान के आधार पर, हम प्रस्तावना के प्रावधान के आधार पर, प्रस्तावना के प्रावधान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर नहीं कर सकते। बात समझे आप? यानी किसी भी कोर्ट में हम प्रस्तावना में यह दिया हुआ है, इस आधार पर कोर्ट में केस नहीं कर सकते। जैसे कि मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में हम किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं पर भी सीधे केस दायर कर सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी जो भाग 4 में है, उनके आधार पर हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे डीपीएसपी, हमारे नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। इसीलिए ये भी है, ऐसी ये भी प्रस्तावना भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और न्याय योग्य नहीं, यानी न्याय के योग्य नहीं है। इसके आधार पर कोई व्यक्ति न्याय की मांग नहीं कर सकता। अब जो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात प्रस्तावना में की गई है, दो मुझे, हम देखेंगे मौलिक अधिकारों में क्या बात करी गई है, यानी प्रस्तावना में क्या क्या वो नहीं देखेंगे, मौलिक अधिकारों में क्या बात करी गई ये देखेंगे हम लोग, है ना। तो प्रस्तावना अंग तो है पर न्याय योग्य नहीं है, यानी हम प्रस्तावना के आधार पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर नहीं कर सकते कि प्रस्तावना में जो न्याय दिए गए हैं, जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो समानताएं दी गई हैं, उसके आधार पर। और आप देखते भी होंगे कि जितने भी केस दायर होते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वो सभी केस समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, वो मौलिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में ही दायर होते हैं बच्चों। तो केशवानंद भारती बनाम केलाज्य मामला 1973 का 24 अप्रैल को निर्णय आया था। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था, और जैसे कि अन्य प्रावधान है, लेकिन प्रस्तावना न्याय योग्य
नहीं है। ये बात इसमें स्पष्ट कर दी गई थी। अब जो 1994 1993 का जो मामला है, एसआर बॉम्बई, एसआर बॉम्बई, एसआर बॉम्बई, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग कहा, पर न्याय योग्य उन्होंने भी नहीं कहा। पर क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यह जरूर याद रखिएगा, अभिन्न अंग है। तो किसने क्या कहा? किसने कहा शरीर और आत्मा? सुभाष कश्यप ने कहा। किसने कहा जन्मपत्री, राजनीतिक जन्मपत्री? के.एम. मुंशी ने कहा। किसने कहा परिचय पत्र? एम. पालकीवाला ने कहा। किसने कहा संविधान का अभिन्न अंग? एसआर बॉम्बई केस में कहा। किसने कहा संविधान का अंग है? केशवंत भारती केस में कहा। वैसे प्रस्तावना संविधान का दर्शन, संविधान का सार तत्व और संविधान की आत्मा कहलाता है। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन बाकी सब ने अगर आते केवल सामान्य क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा क्या है, केवल अगर यह लिखा आता है तो आप प्रस्तावना लगाइएगा। और अगर यह आता है कि बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो संविधान की जो आत्मा है वो बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। याद रहेगी बात? चलिए, ये तो हमारी बात होगी प्रस्तावना को लेकर। अब देखो, ये मैंने आपके लिए बच्चों पूरी प्रस्तावना लिखी हुई है, देखिए विद कलरफुल। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। देखो, प्रस्तावना का वीडियो आज पूरा नहीं होने का, ये वीडियो कल पूरा होगा, ठीक ना, अगली क्लास में। कि प्रस्तावना का मैंने कहा ना आपको कंप्लीट वीडियो करना है, पूरा चीज क्लियर करनी है, कोई भी डाउट दिमाग में मस्तिष्क में ना रहे, इस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जहां कंफ्यूजन होता है, जहां डाउट होता है। जहां डाउट क्लियर नहीं होता है, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं और वही क्वेश्चन गलत होते हैं। तो कोई डाउट ना रह जाए, कोई संशय ना रह जाए, इसलिए हम इस प्रस्तावना को 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। तो इसका आप शॉर्ट लेकर, ठीक ना, इसको आप अपने पास रखिए, क्योंकि कल की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, लिख भी दूंगा, लेकिन आज देखते हैं इसको। हम भारत के लोग, ये शब्द है, ये अपने आप में पावरफुल शब्द है जो हमने यूएनओ के चार्टर से लिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये संविधान का पहला शब्द है, प्रस्तावना का पहला शब्द है। हम भारत के लोग इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारा संविधान है, जो उसकी संप्रभुता है, वो जनता में निहित है। हमारे संविधान की, यानी हमारी जो सरकार है, जो भारत राष्ट्र है, उसकी संप्रभुता हमारी जनता में निहित है। कि जनता के अप्रत्यक्ष प्रतिनिधियों ने ये सब बातें लिखी हैं। तो एक एक शब्द का इसका वर्णन करेंगे, एक एक शब्द बताएंगे। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कोमा लगा हुआ है, यहां भी कोमा लगा हुआ है, ये कौवा यही लगा कोमा, देखना इसमें मूल प्रस्तावना में। तो हम वी, पूरे भारत की बात हो रही है, इसमें धर्म, जाति, लिंग का अंतर नहीं है। जनजातियों, आदिवासियों, एससीओ, एसटीओ, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सबके लिए है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ जानते होंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे। पहले शब्द देख लीजिए, फिर एक एक शब्द को लेकर अलग अलग स्लाइड पर पढ़ते चलेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है, ठीक ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का एक सामान्य अर्थ बताता हूं कि हमारे देश, हमारी सरकार किसी देश, किसी राष्ट्र के अधीन नहीं है। हमारी सरकार किसी राष्ट्र के अधीन, किसी देश के अधीन नहीं है। हमारी विदेश नीति और हमारी आंतरिक नीति स्वतंत्र है और हमारी संप्रभुता जनता में निहित है। संप्रभुता, ध्यान रखना बच्चों, या प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता किसी भी राज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है। राज्य के बच्चों 3 अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, किसी भी राज्य के 4 अंग होते हैं, ठीक, याद रहेगी बात। किसी भी राज्य के 4 अंग होते हैं, किसी राज्य के 4 अंग होते हैं। एक अंग होता है बच्चों, ध्यान रखना, भूगोल, इसको कह लो भूगोल नहीं,
क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। दूसरा होता है बच्चों ध्यान रखना, शासन। शासन प्रणाली। एक होती है जनसंख्या, एक होती है संप्रभुता। संप्रभुता, संप्रभुता क्षेत्र, इन क्षेत्रफल कह लो। दूसरा शासन प्रणाली, तीसरी जनसंख्या और चौथा संप्रभुता। ये राज्य के 4 अंग हैं। राज्य के 4 अंग होते हैं, क्षेत्रफल यानी भूगोल होना चाहिए, शासन प्रणाली हो, जनसंख्या और क्या हो? संप्रभुता हो। ये किसी भी राष्ट्र के 4 अंग होते हैं। इनके बिना राष्ट्र नहीं बनता बच्चों। क्षेत्रफल होना चाहिए, शासन प्रणाली होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। वही राष्ट्र वास्तव में राष्ट्र होता है। मैंने कहा था वो राज्य का मतलब यहां स्टेट से नहीं है। स्टेट को प्रांत बोलते हैं और देश को राष्ट्र यानी राज्य कहते हैं। तो हम बोलते हैं राष्ट्र, राज्य अपने देश को। तो हमारा जो राज्य है, हमारा जो राष्ट्र है, उसके लिए, किसी भी देश के लिए ये चारों चीजें अनिवार्य है। ऐसे तो प्रांत उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है, बिहार भी है। उनके पास क्षेत्रफल है कि नहीं है? बिल्कुल है। हमारे यूपी के पास क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। जनसंख्या भी है, कम है जनसंख्या, अरे बाप रे, 5वां नंबर है उत्तर प्रदेश का दुनिया में जनसंख्या में, 5वां। शासन प्रणाली, ये तो है ही, योगी शासन प्रणाली चल रही है, योगी युग चल रहा है, योगी युग याद करेगा शताब्दियां। चलिए ये क्या संप्रभुता है योगी जी को कि हम संप्रभु हैं, हम किसी का अधीन नहीं है? मोदी जी ने चुटिया पकड़ी हुई है, कहां जाइएगा योगी जी? अब चुटिया तो है ही नहीं, है ना? तो चुटिया नहीं है तो क्या कर दिए? 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए कंट्रोल करने के लिए। चुटिया नहीं थी ना योगी जी के, तो क्या करा है? 2 बिठा दिए बगल में, ये है आपके बगल में, ताकि आप नियंत्रण में रहें। अगर दोनों ना होते तो देखिए योगी जी का किस तरह का राज होता। वो दोनों ब्रेक हैं, ब्रेक लगाते हैं योगी की स्पीड पर। रुको रुको मुख्यमंत्री जी, रुको रुको रुको, ये तो इतनी तेजी से चलने वाले हैं योगी जी, तो देखिए आप, धुआंधार गति है योगी जी की चलने की। 2 ब्रेकर बिठा दिए, एक इधर एक इधर, ठीक ना? तो मेरा कहने मतलब ये है, राज्य संप्रभु नहीं होते, स्टेट यानी प्रांत संप्रभु नहीं होते हैं, उनके ऊपर भारत सरकार है। अगर संप्रभुता होती तो ममता बनर्जी कब तक कहती है अलग बांग्ला बनाएंगे, देश ही बनाएंगे अलग, बांग्ला बंग अलग बनाएंगे, इस तरह का। तो संप्रभुता नहीं होती प्रांतों को। हमारे भारत के पास क्षेत्रफल भी, शासन प्रणाली भी, संसदीय प्रणाली, जनसंख्या तो अपार है, संप्रभुता है। हम किसी बात में नहीं आते हैं। अगर हमें कहीं अमेरिका का विरोध करना है हम वो भी करते हैं, और जहां समर्थन करना है वो समर्थन भी करते हैं, ठीक ना? तो हम संप्रभु हैं, हमारी संप्रभुता है कि हम किसी का अधीन नहीं हैं। पर बच्चों ये कहने वाली बातें होती हैं राष्ट्रों के लिए। राष्ट्र भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के तहत बंधे होते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF तब लोन देता है जब कहते हैं हमारी शर्तों मानोगे, बाबूजी माननी पड़ेगी, दे दीजिए कुछ, तो माननी पड़ेगी ना। तो क्या संप्रभुता रही? संप्रभुता 2 तरह की होती है, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक रूप से जो संप्रभुता है वो ये होती है कि मोदी ने जो कानून बनाया वो कानून वापस नहीं लेंगे, वापस लेना पड़ा तो इसका मतलब मोदी जी किसी दबाव समूह में आकर उन्होंने ऐसा किया है, दबाव ने किया है। यानी क्या हमारी भारत सरकार ताकतवर नहीं रही? अब जो भी निर्णय लिया वो निर्णय जनता के कल्याण के लिए तो लिया होगा, उसको लागू नहीं कर सकी, दबाव समूह आए और मोदी जी ने वापस ले लिया। संप्रभुता बाधित हुई राज्य की। अब बाह्य संप्रभुता भी बाधित होती है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से, ठीक ना? लेकिन मैंने आपको बताया पहले भी, हम संविधान पढ़ते तो आदर्श में हैं, प्रैक्टिकली वो चीजें नहीं होती है जो संविधान में शामिल होती हैं। हम पढ़ते बहुत आदर्शात्मक हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें पढ़ते हैं, ये मौलिक अधिकार, ये वो, ये शक्ति पृथक्करण, ये संप्रभुता, पर जब प्रैक्टिकल स्तर पर आते हैं तो क्या चीजें होती हैं? नहीं होती। इतनी गोपनीयता, हर जगह इतनी गोपनीयता होती है। पुलिस भर्ती बोर्ड कितनी गोपनीयता बरतता है, देखिए, किसी को मालूम नहीं उससे कितने नंबर बढ़े, कितने घटे, एक बार बाद में बताएंगे जब रिजल्ट आ जाएगा। क्यों नहीं? सबको पता रहते अपने नंबर कि भाई तेरे नंबर इतने घटे, इतने बढ़े,
तूने इतना सही कर रखा था, इतना गलत कर रखा था, हैंड टू हैंड क्यों नहीं बताते? आधुनिक तकनीकी में भी अगर ये नहीं कर सकते तो कब करेंगे? ये होना चाहिए कि पेपर दिया वहीं और 1 घंटे बाद आपके पास मैसेज आ गया, आपने इतना किया था, इतना आपका है। 1 घंटे बाद। यही तो तकनीकी है। पर तकनीकी कहां से इस्तेमाल करेंगे? जब हमारे आका 4-4 घंटे आरतियां करते हैं, मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा ना कि जो व्यक्ति 3-3 घंटे आरती में रह सकता है वो बुलेट ट्रेन के बारे में कैसे सोचेगा? हम बुलेट ट्रेन तो दुनिया को कैसे दे देंगे? हम बुलेट ट्रेन बना ही नहीं पा रहे, चालू नहीं कर पा रहे हैं। बनाने की तो बात अलग है। हम दुनिया में, जापान में 8G 7G 4G चल रहा है, हमारे यहाँ 8G चल रहा है, हमारे यहाँ 4G भी घूमता है, घूम ऐसे करके। और रात को तो चलता ही नहीं, 8 से 10 बजे के बीच में घूमता रहता है 4G 5G। सोच लीजिए जापान में 8G चल रहा है, हम 4G के अभी चक्कर में पड़ रहे हैं, वो भी चलता नहीं है 4G भी। ये बातें होती है। देखिए आप, तो ये चीजें हैं। हम लोग दुनिया को क्या दे रहे हैं? आने वाली शताब्दियां ये याद करेंगे कि आपने क्या दिया। हमने दिए हैं, जो आप समझ रहे हैं वही दिया हमने। ठीक है। संप्रभुता, मैंने बताया भी आपको, संप्रभुता किसी भी राष्ट्र की मेन चीज होती है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप एक राष्ट्र राज्य कहलाने लायक नहीं है। ये आदर्शात्मक बातें होती हैं। ये बाह्य भी होती है और आंतरिक संप्रभुता भी होती है। बाह्य संप्रभुता होती है बाधित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से, और आंतरिक संप्रभुता बाधित होती है देश के अंदर जो दबाव समूह है, व्यापारिक समूह, किसान समूह, मजदूर समूह, है ना, ये यूनियन जो बनी हुई है, यूनियन बनी हुई है, संगठन बने हुए हैं, ये दबाव समूह होते हैं जो आंतरिक संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो ये तो होगी संप्रभुता हमारी। क्या होगी? संप्रभुता। हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। लेकिन क्या 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक हम लोग संप्रभु राष्ट्र थे क्या? नहीं थे। ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हम संप्रभु राष्ट्र नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारी संप्रभुता अभी भी ब्रिटिश शासन में निहित थी। हमारा संविधान अभी बनकर तैयार नहीं हुआ था। अंतरिम सरकार, संसद, संविधान सभा ही काम कर रही थी। संविधान सभा ही संसद के रूप में काम कर रही थी और संसदीय संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी। ठीक ना? तो इस तरीके से, और हम, अंबेडकर साहब ने कहा भी था कि हमारी अंतरिम सरकार एक ऐसी सरकार है जिसको 2 देश मिलकर चला रहे हैं। एक हमारा देश चला रहा है भारत, और एक इंग्लैंड चला रहा है। यानी जो भी वायसराय था वो इंग्लैंड के सम्राट के माध्यम से आता था। तो हम संप्रभु नहीं थे। हम संप्रभु राष्ट्र कब बने? जब हमने 26 जनवरी 1950 को अपने देश को गणतंत्र घोषित कर दिया और हमने कहा अब हमारा राजतंत्र से, जो राजतंत्र इंग्लैंड का, उससे कोई नाता नहीं है। हमारे देश का मुखिया, हमारे राष्ट्र का मुखिया, हमारा हेड ऑफ द स्टेट निर्वाचित होगा, अनुवांशिक नहीं होगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ये बात 26 जनवरी 1950 की है बच्चों, जब हम संप्रभु राष्ट्र हुए थे। इस बीच में हम संप्रभु राष्ट्र नहीं थे। राष्ट्रमंडल की जो हमारी सदस्यता है, राष्ट्रमंडल में वो देश हैं जो कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं। तो जब सभी देश आजाद हो गए तो राष्ट्रमंडल बना एक संगठन, उसमें 52-54 देश लगभग हैं, और उन 52 देशों की जो अध्यक्ष होती हैं वो ब्रिटेन की महारानी है, जो 1952 में बनी थी, एलिजाबेथ द्वितीय। 1952 से अब तक वही है एलिजाबेथ द्वितीय। तब युवा थी, अब वृद्ध हैं, बस इतना ही अंतर है। ठीक ना? तो अब हम जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, वो हमारी संप्रभुता पर आघात नहीं है। हम जब चाहें उसकी सदस्यता छोड़ सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, ये स्थिति है। तो संप्रभुता समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। संप्रभुता का मतलब, ठीक ना? तो हम भारत के लोग, जनता मतलब है, इस शब्द का मतलब है कि संविधान की शक्ति, संविधान की जो संप्रभुता हमारे देश की, वो जनता में निहित है। कहां निहित है? जनता में निहित है। एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, कंप्लीट सॉवरेनिटी, संप्रभुता होगी देश के अंदर। ठीक ना? ये बात है। समाजवादी जानते हैं आप, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और अखंडता याद रखिएगा, एकता और अखंडता नहीं। देखिए ये शब्द है जो जोड़ा गया है। लोग क्या पढ़ते हैं? एकता और अखंडता।
एकता तो पहले से ही था, जो इसना जो सफेद से लिखा हुआ है ये पहले से ही था। व्यक्ति की गरिमा पहले से था, बंधुत्व पहले से था, और अखंडता, एकता और अखंडता ये जोड़े गए थे प्रस्तावना में। 42वें संशोधन से 1976 में किसने? श्रीमती इंदिरा जी ने जोड़े थे, इंदिरा गांधी जी ने। समाजवादी जोड़ा था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा था और अखंडता जोड़ा था। ये 3 शब्द जोड़े थे कि 73 में निर्णय दिया प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, और 76 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था देश के अंदर, केवल सत्ता पक्ष था, विपक्ष नाम की कोई चीज थी नहीं, तो 42वां संशोधन किया गया और 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। इसलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। अभी 3 शब्द क्यों जोड़े गए? देखिए आप, समाजवादी क्यों जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष क्यों जोड़ा गया और अखंडता क्यों जोड़ा गया? इसके पीछे भी कारण है बच्चों, ऐसा नहीं है इंदिरा जी ने देखा अरे जोड़ दो क्या समाजवादी, हाँ जोड़ दीजिए, पंथ निरपेक्ष भी जोड़ दो क्या, जोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रस्तावना में संशोधन करना इतना आसान नहीं था, और ना कोई बहुत ही कोई छोटा काम था, ये बहुत बड़ा काम था। प्रस्तावना को बदलना यानी उसको उसमें कोई चीज डालना एक बड़ा संशोधन माना जाता है। तो समाजवादी क्यों जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष क्यों जोड़ा गया, अखंडता क्यों जोड़ा गया? ये उस काल की परिस्थितियों में निहित है। वो काल देश के अंदर हमारे लोकतंत्र के लिए एक काला काल था, एक अंधकार युग था, जब देश के लोगों की, नागरिकों की सारी स्वतंत्रताएं छीन ली गई थी। उस दौरान क्या घटनाएं घटी, उससे पहले कैसी परिस्थितियां थी? 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारतीय इतिहास में आजादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक परिवर्तन है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो चीज है जिसने गूंगी कहने वाली इंदिरा गांधी को पहले गूंगी गुड़िया कहते थे कि गूंगी गुड़िया कुछ नहीं बोलती। राहुल गांधी ना, राहुल गांधी पप्पू बोलते हैं, ऐसा लोग मीडिया बताता है, हम पप्पू माने ना माने वो बात अलग है, लेकिन मीडिया कहता है ऐसा। ऐसी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को गूंगी गुड़िया कहते थे। अब कुछ नहीं है, कुछ जानती, 1-2 साल प्रधानमंत्री रहेगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। जैसी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, सरकारी बनाए 14 बैंक, जनता में पकड़ मजबूत होती चली गई, ठीक ना। तो उसी दौरान उसी चीज से निकला है समाजवादी शब्द, राष्ट्रीयकरण से निकला है कौन सा, समाजवादी शब्द। बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि क्यों समाजवादी जोड़ा गया, कौन से कारण थे समाजवादी के पीछे, और कौन से कारण थे पंथ निरपेक्ष के पीछे, और कौन सा कारण था अखंडता के पीछे, जो अखंडता जोड़ा गया है। एकता और एकता पहले से था, एकता था पहले से, अखंडता जोड़ा गया है, ठीक ना। अखंडता भी केवल नहीं है, और अखंडता, पहले केवल एकता शब्द था, क्या कर देगा, एकता और अखंडता, ठीक ना। ये आपको बात रखना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये 2 शब्द प्रथम स्टैंजा में आए हैं, प्रथम चरण में आए हैं। जो आपका और अखंडता है वो छठे चरण में जोड़ा गया है। एक एक शब्द जहां रखा हुआ है उसकी अपनी वैल्यू है, एक एक शब्द की वैल्यू है, ठीक है बच्चों। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी इन्हीं शब्दों की व्याख्या से जुड़ी होगी। भले ही आपको कितना समय लग जाए, पर एक एक चीज आपको कंसेप्ट के साथ, कारणों के साथ बताऊंगा आपको। समाजवादी जोड़ते बताते हैं बहुत सारे लोग, समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया, अरे क्यों जोड़ा गया ये भी तो बताइए बच्चों को। कौन से ऐसे कारण थे समाजवादी शब्द जोड़ना पड़ गया? जबकि नेहरू बड़े समाजवादी थे। 1956 के जो अवार्डी अधिवेशन हुआ था, जहां पर कांग्रेस ने समाजवादी प्रस्ताव पास किया था, तब नेहरू ने नहीं जोड़ा समाजवादी, तो इंदिरा गांधी ने समाजवादी क्यों जोड़ा? पंथ निरपेक्ष क्यों जोड़ा? आखिर क्या कारण था? अखंडता क्यों जोड़ा? उसके पीछे क्या कारण थे? ये अगली वीडियो में देखेंगे। कहां देखेंगे? अगली वीडियो में। आज तक का जो मैंने आपको बताया ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई बातें और कंसेप्ट, ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे, ठीक। चलिए, इसको देखने के बाद और पढ़ने के बाद आपको लगता होगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप कमेंट्स करें, लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।